हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 7 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 7 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। तो देखिए, प्रसिद्ध सितार वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, इसके अलावा स्मिता नागदेव, अरविंद पारिक, ये इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। और ऑप्शन में जो आपका पंडित रविशंकर जो वो दिया गया था, तो पंडित रविशंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 5वीं अनुसूची में जो है ये किसका उल्लेख जो वो किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में जो है ना, ये आपका अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से जुड़े प्रावधान का जो जिक्र है वो किया गया है। और इन प्रावधानों का मकसद जो है ना, ये इन समुदायों के हितों की रक्षा करना और उनके शोषण को जो वो रोकना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, अगर सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात कर ले तो देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी जो नदियां हैं ना, ये आपके सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और ऑप्शन में आपका एक महानंदा जो वो दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका महानंदा नदी है ना, ये गंगा नदी की सहायक नदी है, ना कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसलिए महानंदा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गंगा नदी के यहाँ पर दाहिने नहीं बाइने किनारे पर मिलने वाली नदियाँ जो है ये कौन सी नहीं है। क्वेश्चन में आपका नहीं जो है वो पूछा गया था, यानी सिंपल सा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि गंगा नदी के दाहिने किनारे पर जो है मिलने वाली नदियाँ कौन सी है। तो देखिए, गंगा के दाहिने किनारे पर मिलने वाली अगर नदियों की मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका यमुना नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसके अलावा टोंस, सोन, पुनपुन और दामोदर नदी है। और ऑप्शन में जो आपका सोन नदी जो है वो दिया गया था, तो सोन नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गंगा के बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए गोमती, घाघरा, इसके अलावा गंडक और कोसी नदी, ये सभी जो नदियां हैं ना, ये गंगा के बाएं किनारे पर जो है मिलने वाली नदियां हैं। तो इनमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था और चौथा ऑप्शन जो ये आपका सोन नदी जो वो दिया गया था, इसलिए सोन नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि साल 1972 में असम से 2 जिलों को जो है अलग करके कौन सा राज्य जो है आपका बनाया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1972 में असम के 2 जिलों को अलग करके जो है ये आपका मेघालय राज्य जो है आपका जो है वो बनाया गया था। और मेघालय राज्य का जो गठन है ना, ये आपका असम के अंतर्गत 2 अप्रैल 1970 को एक आपका स्वायत्त शासी राज्य के रूप में जो वो किया गया था, और एक पूर्ण राज्य के रूप में जो है ना मेघालय को, ये जो आपका 21 जनवरी 1972 को जो है ये आपका अस्तित्व में आया था। तो मेघालय राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय भाषाओं का जो उल्लेख है ना, ये संविधान की किस अनुसूची में जो ये किया गया है। तो देखिए, भारतीय भाषाओं का जो उल्लेख है ना, ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो ये आपका किया गया है। और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को जो है आधिकारिक भाषाओं के रूप में जो ये आपका मान्यता जो वो दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था, यानी मूल संविधान में जो है आपके 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं को ही जो है ये आपका मान्यता जो वो दिया गया था। इसके अलावा आपके 8 भाषाओं को जो है ना अलग अलग अधिनियम से जो ये आपका जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ पर जो है ये किस ब्रिटिश सेनापति ने जो है ये हमला किया था और विद्रोह को जो ये दबाया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ पर जो है ना ये आपके ब्रिटिश सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल ने जो है हमला किया था और इस विद्रोह को जो वो दबाया था। तो कॉलिन कैंपबेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
1858 के ग्वालियर युद्ध के बाद रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो ये क्या हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो है ना ये शहीद हो गई थी। और उनके शहीद होने के बाद जो है अगले 3 दिनों में अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर जो ये कब्जा जो वो कर लिया था। तो ऑप्शन में आपका शहीद जो वो दिया गया था, तो यानी वीर गति जो वो दिया गया था, तो शहीद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन जो है ना आपका गलत जो वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति से आज ही की शिफ्ट में आप देख सकते हैं कि 3 प्रश्न जो आपका पूछा गया है। यानी ये जो टॉपिक है ना जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, इस टॉपिक को जो आप जरूर कवर कर लीजिए। तो देखिए 1857 के विद्रोह के संबंध में आपका जो एक कथन जो दिया गया था ना कि 1857 की जो क्रांति रही थी ये आपका सफल रहा था, तो ये वाला आपका गलत कथन हो जाएगा। क्योंकि 1857 का विद्रोह जो है ये आपके ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में जो है ये आपका सफल जो वो नहीं हो पाया था, और इसे अंततः ब्रिटिश सेनाओं द्वारा जो वो दबा दिया गया था, जिससे ये जो आपका एक असफल विद्रोह जो है ये बन गया था, ना कि सफल विद्रोह बना था। इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा धर्म का जो है पहला शिखर सम्मेलन 2024 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 5 से 6 नवंबर 2024 को जो है नई दिल्ली में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो ये आयोजित जो वो किया था। और इसका जो विषय रहा था ना ये एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धर्म की जो ये भूमिका रहा था। तो बौद्ध धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर कहाँ आयोजित किया गया अगर ये पूछा गया होगा तो ये आपका दिल्ली में जो वो आयोजित किया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हड़प्पा की जो खुदाई है ना ये आपका 1921 में किसके द्वारा जो वो करवाया गया था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई है ना ये आपके 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो वो किया गया था। तो दयाराम साहनी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कोई आपका 2022-23 का रिपोर्ट था जिसमें पूछा गया था कि भारत में कॉफ़ी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना ये किस राज्य में होता है। तो देखिए रिपोर्ट कह लीजिए या फिर भारत में कॉफ़ी का जो सबसे अधिक उत्पादन है ना ये आपका कर्नाटक राज्य में होता है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय वायुयान अधिनियम ने 2024 में जो है किस विमान अधिनियम का जो वो स्थान लिया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विमान अधिनियम 1934 को जो है ये आपका भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 से जो ये आपका बदल दिया गया है, जिससे यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए नियम जो वो आपके स्थापित जो वो किए गए हैं। और साथ ही में इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो है नीतिगत माहौल भी जो ये आपका आसान हो गया है। तो 1934 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ओणम त्यौहार किस देवता को समर्पित है। तो देखिए ओणम त्यौहार की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है जो कि आपका फसल कटाई का जो एक त्यौहार है। और ये जो त्यौहार है ना ये भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि के स्वागत में जो है ये आपका प्रतिवर्ष जो ये आपका आयोजित किया जाता है। तो या तो आपका वामन भगवान दिया गया होगा या फिर आपका राजा बलि दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ओणम त्यौहार है ना ये कितने दिनों तक चलता है। तो ये आपका 10 दिनों तक चलता है और ये जो आपका अगस्त से सितंबर महीने में जो है ये आपका मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने जो है खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ जो ये समझौता किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 में भारत और भूटान देश ने जो है ना खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ जो ये समझौता किया है। तो भूटान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत भूटान खाद्य सुरक्षा समझौते में आपके कितने पक्षकार थे। तो देखिए इसमें आपके टोटल जो है ना ये आपके 4 पक्षकार थे। इसके अलावा अगर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की बात कर ले तो देखिए FSSAI की जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 2008 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से
किस नृत्य को जो है एक हारे के नाम से भी जो वो जाना जाता है, जहां एक नर्तक जो है एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाओं को जो वो निभाता है। तो देखिए एक हारे के रूप में जो है ना ये आपका भरतनाट्यम नृत्य को जो वो जाना जाता है। और भरतनाट्यम जो नृत्य है ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में आपके 8 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन सी योजना जो है जिसमें यूथ को ओलंपिक में बढ़ावा देने के लिए जो है ये आपका सहायता जो वो किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत के बेहतर प्रदर्शन को बनाने के लिए जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने सितंबर 2014 में आपका टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो वो शुरू किया था, जो कि आपका यूथ को ओलंपिक को बढ़ावा देने के लिए जो है ये आपका जो वो शुरू किया गया था। तो TOPS यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका TOPS स्कीम के द्वारा जिसमें आपके विदेशी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, उपकरण और कोचिंग कैंप के अलावा प्रत्येक एथलीट को जो है ना ये 50,000 रुपये का जो है मासिक वजीफा भी जो वो दिया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता जैसे कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को जो है सुनिश्चित करने का जो ये आपका निर्देश देता है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 41 है ना ये आपका राज्य को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता जैसे कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को जो है ये आपका सुरक्षित करने का निर्देश जो वो देता है। तो अनुच्छेद 41 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और समान काम के लिए समान वेतन का जो आपका जिक्र है ना ये आपका अनुच्छेद 39 के क्लोज डी में जो आपका किया गया है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रीवियस शिफ्ट में प्रश्न बन रहा है। तो देखिए अनुच्छेद 41 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका अनुच्छेद 41 है ना ये आपका समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से जो है एक जो है इसे माना गया है। तो अनुच्छेद 41 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में सरकारी क्षेत्र या नौकरियों में पदों के आरक्षण के लिए जो वो कानून बना सकता है। तो ये जो आपका प्रावधान है ना ये आपका अनुच्छेद 16 के खंड 4 में जो ये आपका ये प्रावधान जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद 16 का खंड 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी आया था जो कि आपका ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल से आया था कि एक जो आपका ना वो आपका 220 वोल्ट जब वो दिया गया था और प्रतिरोध जो है ये आपका 110 ओम जब वो दिया गया था तो धारक की वैल्यू जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए ओम का जो नियम होता है ना ये आपका V = IR होता है, जहाँ पे वोल्ट जो है ना आपका ये 220 जो वो दिया गया था और आपका यहाँ पर करंट पूछा गया था, R आपका दिया गया 110 ओम। तो आपका क्या हो जाएगा I = क्या हो जाएगा I = V/R हो जाएगा, जहाँ पर B आपका 220 दिया गया और R आपका 110। तो हमारा I कितना आ जाएगा तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेडियो धर्मिकता का जो है मात्रक ऐसा यूनिट जो वो पूछा गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि परिभाषा देकर पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रेडियो धर्मिता से जो तात्पर्य है ना उन कणों से है जो परमाणु अस्थिरता के परिणाम स्वरूप नाभिका से जो ये आपके उत्सर्जित होते हैं। और ये जो आपका रेडियो धर्मिकता की जो खोज है ना ये आपका 1896 में हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा जो वो खोजा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये जो आपका रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं ना ये आपके अल्फा, बीटा, गामा किरणों का जो है ये आपके उत्सर्जन जो वो करते हैं। और इसके अगर गैर एसआई इकाई की बात कर ले तो देखिए रेडियो धर्मिता की जो आपका गैर एसआई इकाई होता है ना ये आपका क्यूरी होता है। वही अगर एसआई प्रणाली में अगर बात कर ले तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में आपका जो रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई होता है ना ये आपका बैक्वेरेल होता है। तो ऑप्शन में या तो आपका बैक्वेरेल दिया गया होगा या फिर क्यूरी दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक क्यूरी 37 बिलियन बैक्वेरेल के बराबर होता है, यानी 37 बिलियन बैक्वेरेल जो है ये आपका इक्वल टू कितना क्यूरी होता है। तो ये आपका एक क्यूरी होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है ये किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है ये आपका 25 सितंबर 2014 को जो है ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये शुरू किया गया था। तो सितंबर 2014 आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 में जो है तमिलनाडु का कौन सा खेल को जो है ये पहली बार जो है आपका प्रदर्शित जो वो किया गया था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में जो है ये आपका 6वां संस्करण रहा था, जो कि आपका तमिलनाडु में ये आपका आयोजित किया गया था। और तमिलनाडु के पारंपरिक खेल सिलंबम को जो है ना ये आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में पहली बार जो है इसे डेमो खेल के रूप में जो वो पेश किया गया था। और ये पहली बार था कि जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दक्षिण भारत में आयोजित जो वो किए गए थे। तो सिलंबम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2024 में 9 हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा जो है आपका शुरू होने के साथ अब तक कुल कितने हवाई अड्डों पर जो है ये आपका डीजी यात्रा जो वो शुरू हो गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने जो है 9 अन्य हवाई अड्डे पर जो है आपका डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन 2024 में जो वो किया है। और इसी के साथ जो है आपका डीजी यात्रा सक्षम हवाई अड्डों की जो कुल संख्या बढ़ाकर जो है ना ये आपका 24 जो वो हो गया है। तो 24 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2024 तक आपका कुल एफडीआई जो है ना ये क्या रहा था। तो देखिए भारत की जो एफडीआई यात्रा है ना ये आपका $1 ट्रिलियन जो ये आपका पहुंचा था। और वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 26% की वृद्धि के साथ जो है ये आपका $42.1 बिलियन की जो है इसमें जो ये आपका वृद्धि जो वो हो गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत में मौर्य काल के अधिकारियों का जो कार्य है वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपराधिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्य ये किसका होता था। तो देखिए ये जो आपका प्रदेशता का होता था। इसके अलावा सन्निधाता का जो कार्य होता था ना ये मुख्य कोषालय अधिकारी का होता था। प्रदेशिका का जो होता था ना ये आपका जिला अधिकारी का कार्य होता था। समहर्ता की बात कर ले तो ये जो आपका राजस्व महानिदेशक का कार्य होता था। व्यवहारिक जो ये किसे कहा जाता था तो ये आपके सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे ना उन्हें आपका मौर्य काल में ये जो आपका व्यवहारिक कहा जाता था। धर्म के प्रचार करने वाले को जो है ये आपका धम्म महापात्र जो वो कहा जाता था। एक प्रांत के प्रभारी वासराय को जो है ये आपका राष्ट्रपाला जो वो कहा जाता था। इसके अलावा पटवारियों यानी भूमि के मूल्यांकन के लिए जो जिम्मेदार होते थे ना ये आपके राजुकस होते थे। नगरीय प्रशासन के प्रभारी अधिकारी जो होते थे ना ये आपके नगरका होते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि मौर्य काल में किलों की सुरक्षा करने वाले अधिकारी को जो है ये क्या कहा जाता था। तो देखिए मौर्य काल में किलों की सुरक्षा करने वाले अधिकारी को जो है ना ये आपका दुर्गपाल जो वो कहा जाता था। तो दुर्गपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का जो शुरुआत है ना ये कब किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा स्पीड पोस्ट सेवा की जो शुरुआत है ना भारत में ये आपका वर्ष 1986 में जो ये किया गया था। तो 1986 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किशोरी आमोनकर का जो संबंध है ना ये किस घराने से है। तो देखिए किशोरी आमोनकर की बात कर ले तो ये जो आपके एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी और ये जो आपका जयपुर अतरौली घराने से संबंध रखती है। तो जयपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन्हें जो आपका 1987 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2002 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार जो वो देता है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 32 है ना ये आपका सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार जो वो देता है। तो अनुच्छेद 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। और उच्च न्यायालय को जो आपका रिट जारी करने का जो अधिकार है ना ये अनुच्छेद 226 के तहत दिया जाता है। और भारत में आपके 5 प्रकार के रिट का प्रावधान जो वो किया गया है। और वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं। तो पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सेकंड आपका परमादेश है, थर्ड आपका प्रतिषेध है, फोर्थ आपका उत्प्रेषण है और फिफ्थ आपका अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट जो है ना ये आपका सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के द्वारा जो ये आपके जारी किए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि स्वतंत्रता से पहले कृषि के अलावा आय का और कौन सा जो वो साधन रहा था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग इस प्रकार के ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए स्वतंत्रता से पहले कृषि के अलावा जो है आपका आय का जो मुख्य साधन है ना ये आपका सूती वस्त्र उद्योग जो वो रहा था। तो सूती वस्त्र उद्योग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहता कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा नारा जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है ये आपका स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो नारा है ना ये आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो वो दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि
मौलिक अधिकार को लागू करने का जो कार्य है ना, ये किसका होता है? तो देखिए, मौलिक अधिकार को लागू करने का जो कार्य है ना, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपका एक करंट से आता कि 2024 में टीसीएस ने ब्राजीलो के साथ किस चीज़ के लिए जो वो एग्रीमेंट किया था? तो शायद ऑप्शन में जो है आपका साइबर सिक्योरिटी जो है वो दिया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि एक क्वेश्चन था कि संविधान की मूल अधिकार किस में लिखे गए हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका अनुसूचियों में, नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, क्योंकि मूल अधिकार तो आपका मूल्य अधिकार में हो जाएगा ना। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन किस प्रकार से था, आप ये जो है कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निष्कासन का जो सिद्धांत है ना, यानी धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है, ये आपका किसके द्वारा जो वो प्रस्तावित किया गया था? तो देखिए, निष्कासन के सिद्धांत को ही जो है ये आपका लोकप्रिय रूप से धन के निकासी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, और ये जो आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ये आपका प्रस्तावित किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका था कि भारत ने मालदीव के साथ कितने मिलियन डॉलर रुपए का एग्रीमेंट किया हाल ही में 2024 में? तो ये आपका 750 मिलियन डॉलर का आई थिंक एग्रीमेंट जो वो किया है। तो अगर ऑप्शन में आपका 750 मिलियन दिया गया होगा तो 750 मिलियन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2024 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो है कुछ बिलियन डॉलर हो गया है, इसको कौन संभालता है, ऐसा करके था। तो शायद आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन में दिया गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना टेलीग्राम पे, ये जो है रेखा सिंह बिहार के आरा महुली से जो है वो रहने वाली है। तो इन्होंने जो वो क्वेश्चन जो वो भेजा था, हालांकि मैं इनको बोला था कि वीडियो में नाम लेना या फिर नहीं, तो इन्होंने बोला कि हाँ वीडियो में नाम लेना है, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह क्वेश्चन भेजने के लिए जो आप टेलीग्राम पे इस प्रकार से क्वेश्चन भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपना नाम रिवील मत किया कीजिए। लेकिन मैं इनको बोला कि तो फिर भी बोले कि ठीक है वीडियो में नाम ले लीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और देखिए, अगर आप नहीं बोलेंगे वीडियो में नाम लेना तो मैं नहीं लूँगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर बोलते हैं तो मैं लूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।